जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और गुरुकुल स्टडी अड्डा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक उपन्यास का अंत भाग जिसका शीर्षक है झांसी की रानी और इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो चलिए दोस्तों, इस उपन्यास का रसास्वादन करते हैं। झांसी की रानी। प्रस्तुत पाठ वृंदावन लाल वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास झांसी की रानी से लिया गया है। इसमें अंग्रेजों के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध का वर्णन है। मुंदरबाई। रघुनाथ सिंह ने कहा, रानी साहब का साथ एक क्षण के लिए भी न छूटने पावे। आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हैं। मुंदर। आप कहाँ रहेंगे? रघुनाथ सिंह। जहाँ उनकी आज्ञा होगी। वैसे आप लोगों के समीप ही रहने का प्रयत्न करूंगा। मुंदर। मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल निकट ही रहें। मुझे लगता है मैं आज मारी जाऊंगी। आपके निकट होने से शांति मिलेगी। रघुनाथ सिंह। मैं भी नहीं बचूंगा। रानी साहब को किसी प्रकार सुरक्षित रखना है। मैं तुम्हें तुरंत ही स्वर्ग में मिलूंगा। केवल आगे पीछे की बात है। वह सूखी हंसी हंसा। मुंदर ने रघुनाथ सिंह की ओर आंसू भरी आंखों से देखा। कुछ कहने के लिए होठ हिले। रघुनाथ सिंह की आंखें भी धुंधली हुई। दूर से दुश्मन के बिगुल के शब्द की झाई कान में पड़ी। मुंदर ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर प्रणाम किया और उसके ओट में जल्दी जल्दी आंसू पोंछ डाले। रघुनाथ सिंह ने मुंदर को नमस्कार किया और दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुंचे। मुंदर ने जूही को पिलाया। रघुनाथ सिंह ने रानी को। अंग्रेजों के बिगुल का साफ शब्द सुनाई दिया। तोप का धड़ाका हुआ। गोला सन्नाकर ऊपर से निकल गया। रानी दूसरा कटोरा नहीं पी सकी। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मारी जाने पर ये विधर्मी मेरी देह को छू न पाए। बस घोड़ा लाओ। मुंदर घोड़े ले आया। उसकी आंखें छलछला रही थी। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई। अब की बार कई तोपों का धड़ाका हुआ। रानी मुस्कुराई, बोली, यह तात्या की तोपों का जवाब है। मुंदर की छलछलाती हुई आंखों को देखकर कहा, यह समय आंसुओं का नहीं है। मुंदर, जा तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो। अपने लिए आए हुए घोड़े को देखकर बोली, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, परंतु अब दूसरे को चुनने का समय ही नहीं है। इसी से काम निकालूंगी। जूही के सिर पर हाथ फेरकर कही, जा जूही अपने तोपखाने पर छका तो दे इन बैरियों को आज। जूही ने प्रणाम किया। जाते हुए कह गई, इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको न दिखला पाई। खैर, इतने में सूर्य का उदय हुआ। सूर्य की किरणों ने रानी के सुंदर मुख को प्रदीप्त किया। उनके नेत्रों की ज्योति दोहरे चमत्कार से भासमान हुई। लाल वर्दी के ऊपर मोती हीरों का कंठा दमक उठा और चमक पड़ी म्यान से निकली हुई तलवार। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई। पहले जरा हिचका, फिर तेज हो गया। उत्तर और पश्चिम की दिशाओं में तात्या और राव साहब के मोर्चे थे। दक्षिण में बांदा के नवाब का। रानी ने पूर्व की ओर झपट लगाई। गत दिवस की हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। इन लोगों ने अपनी पैदल
पलटनें पूर्व और दक्षिण की बीहड़ में छिपा ली और हुजर सवारों को कई दिशाओं में आक्रमण की योजना की। तोपें पीठ पर रक्षा के लिए थी। हुजर सवारों ने पहला हमला कड़ाबीन बंदूकों से किया। बंदूकों का जवाब बंदूकों से दिया गया। रानी ने आक्रमण पर आक्रमण करके हुजर सवारों को पीछे हटाया। दोनों ओर के सवारों की बेहिसाब दौड़ से धूल के बादल छा गए। रानी के रण कौशल के मारे अंग्रेज जनरल थर्रा गए। काफी समय हो गया परंतु अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चा से निकल पाने की गुंजाइश न मिली। जूही की तोपें गजब ढा रही थी। अंग्रेज नायक ने इन तोपों का मुंह बंद करना तय किया। हुजर सवार बढ़ते जाते थे, मरते जाते थे, परंतु उन्होंने इस तरह की तोपों को चुप करने का निश्चय कर लिया था। रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी। उसी समय उनको खबर मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियरी सेना और सरदार अपने महाराज की शरण में चले गए हैं। मुंदर ने रानी से कहा, सवेरे अस्तबल का प्रहरी रिस रिस कर अपने सरकार का स्मरण कर रहा था। मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ी करेंगे। गांव में समय न होने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता था। रानी बोली, अब जो कुछ संभव है वह करो। इनकी लाल कुर्ती अब तलवार खींचकर आगे बढ़ी। उस धूल धूसरित प्रकाश में भी तलवारों की चमचमाहट ने चकाचौंध पैदा कर दी। कुछ ही समय उपरांत समाचार मिला कि ग्वालियरी सेना के पर पक्ष में मिल जाने के कारण राव साहब के 2 मोर्चे छिन गए हैं और अंग्रेज उनमें से घुसने लगे हैं। रानी के पीछे पैदल पलटन थी। उनको स्थिति संभालने की आज्ञा देकर वह एक ओर बढ़ी। उधर सवार जूही के तोपखाने पर जा टूटे। जूही तलवार से भिड़ गई, घिर गई और मारी गई, परंतु शत्रु की तलवार जिसे चीरने में असमर्थ रही वह थी जूही की क्षीण मुस्कुराहट, जो उसके होठों पर अनंत दिव्यता की गोद में खेल गई। वर्दी के कट जाने पर हुजरों ने देखा तोपखाने का अफसर गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। समाचार मिलते ही रानी ने इस तोपखाने का प्रबंध किया। इतने में ही ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने छिपे हुए पैदलों को छिपे हुए स्थानों से निकाला। वे संगीने सीधी किए रानी के पीछे वाली पैदल पलटन पर 2 पासों से झपटे। पेशवा की पैदल पलटन घबरा गई, उसके पैर उखड़े, भाग उठी। रानी ने प्रोत्साहन उत्तेजन किया, परंतु उनके और उस भागती हुई पलटन के बीच में गोरों की संगीने और हुजरों के घोड़े आ चुके थे। अंग्रेजों की कड़ाबीनें, संगीने और तोपें पेशवाई सेना का संहार कर उठी। पेशवा की जो तोपें थी उन लोगों ने छीन ली। अंग्रेजी सेना बाढ़ पर आई हुई नदी की तरह बढ़ने और फैलने लगी। रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती सवार अटूट शौर्य और अपार विक्रम दिखलाने लगे। न कड़ाबीन की परवाह, न संगीन का भय, और तलवार तो मानो उनको ईश्वरीय देन थी। उन तेजस्वी दल ने घंटों अंग्रेजों का प्रचंड सामना किया। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने मोर्चे की शेष सेना से मिलने के लिए मुड़ी। यह मिलान लगभग असंभव था, क्योंकि उस भागती हुई पैदल पलटन और रानी के बीच में बहुसंख्यक हुजर सवार और संगीन बरदार पैदल थे। परंतु उन बचे खुचे लाल कुर्ती वीरों ने अपनी तलवारों की आड़ बनाई। रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाना आरंभ किया। दक्षिण पश्चिम की ओर सोनरेखा नाला था। आगे चलकर बाबा गंगादास की कुटी के पीछे दक्षिण और पश्चिम की ओर हटती हुई पेशवाई पैदल पलटन मुंदर रानी के साथ थी। अगल बगल रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख, पीछे कुंवर गुल मोहम्मद और केवल 20-25 अवशिष्ट लाल सवार।
अंग्रेजों ने थोड़े देर में इन सब के चारों तरफ घेरा डाल दिया। सिमट सिमट कर उस घेरे को कम करते जा रहे थे, परंतु रानी की दुहत्ती तलवारें आगे का मार्ग साफ करती चली जा रही थी। पीछे के वीर सवारों की संख्या घटते घटते नगण्य हो गई। उसी समय तात्या ने रुहेली और अवधी सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किया। तात्या कठिन से कठिन व्यूह में होकर बच निकलने की रणविद्या का पारंगत पंडित था। अंग्रेज थोड़े से सवारों को लाल कुर्ती का पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ विलंब था। लाल कुर्ती का अंतिम सवार मारा गया। रानी के साथ केवल 4 सरदार और उनकी तलवारें रह गई। पीछे से कड़ाबीन और तलवार वाले 10-15 गोरे सवार, आगे कुछ संगीन वाले गोरे पैदल। रानी ने पीछे की तरफ देखा। रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद तलवार से अंग्रेज सैनिकों की संख्या कम कर रहे थे। एक और रामचंद्र देशमुख दामोदर राव की रक्षा की चिंता में बर्ताव करके लड़ रहा था। रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुंदर को इशारा किया और वह स्वयं संगीन बरदारों को दोनों हाथों की तलवारों से खटाखट साफ करके आगे बढ़ने लगी। एक संगीन बरदार की हूल रानी के सीने के नीचे पड़ी। उन्होंने उस समय तलवार से उस संगीन बरदार को खत्म कर दिया। हूल करारी थी, परंतु आंतें बच गई। रानी ने सोचा, स्वराज की नींव बनने जा रही हूं। रानी का खून बह निकला। उस संगीन बरदार के खत्म होते ही बाकी भागे। रानी आगे निकल गई, उनके साथी भी दाएं बाएं और पीछे 8-10 गोरे घुड़सवार उनको पछियाते हुए। रघुनाथ सिंह पास थे। रानी ने कहा, मेरी देह को अंग्रेज न छूने पावे। गुल मोहम्मद ने भी सुना और समझ लिया और वह और भी जोर से लड़ा। एक अंग्रेज सवार ने मुंदर पर पिस्तौल दागी। उसके मुंह से केवल ये शब्द निकले, बाई साहब मैं मरी, मेरी देह भगवान। अंतिम शब्द के साथ उसने एक दृष्टि रघुनाथ सिंह पर डाली और वह लटक गई। रानी ने मुड़कर देखा। रघुनाथ सिंह से कहा, संभालो उसे, उसके शरीर को वे न छू पावें। और वे घोड़े को मोड़कर अंग्रेज सवारों पर तलवारों की बौछार करने लगी। कई कटे मुंदर को मारने वाला मारा गया। रघुनाथ सिंह फुर्ती के साथ घोड़े से उतरा, अपना साफा फाड़ा, मुंदर के शव को पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। गुल मोहम्मद बाकी सरदारों से उलझा। रानी ने फिर सोन रेखा नाले की ओर घोड़े को बढ़ाया। देशमुख साथ हो गया। अंग्रेज सवार 4-5 रह गए थे। गुल मोहम्मद उनको बहकावा देकर रानी के साथ हो लिए। रानी तेजी के साथ नाले पर आ गई। घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, बिल्कुल अड़ गया। रानी ने पुचकारा, कई प्रयत्न किए, परंतु सब व्यर्थ। वे अंग्रेज सवार आ पहुंचे। एक गोरे ने पिस्तौल निकाली और रानी पर दागी। गोली उनके बाई जंघा में पड़ी। वे गले में मोती हीरों का दमदमाता हुआ कंठा पहने हुए थी। उस अंग्रेज सवार ने रानी को कोई बड़ा सरदार समझकर विश्वास कर लिया कि अब कंठा मेरा हुआ। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंककर घोड़े की लगाम पकड़ी और दूसरे जांघ तथा हाथ की सहायता से अपना आसन संभाला। इतने में वह सवार और भी निकट आया। रानी ने दाएं हाथ के वार से उसको समाप्त कर दिया। उस सवार के पीछे से एक और सवार निकल पड़ा। रानी ने आगे बढ़ने के लिए फिर एक पैर की एड़ लगाई। घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ा रहा। वह 2 पैरों से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। एक जांघ काम नहीं कर रही थी, बहुत पीड़ा थी। खून के फव्वारे पेट और जांघ के घावों से छूट रहे थे। गुल मोहम्मद आगे बढ़े हुए अंग्रेज सवार की ओर लपका, परंतु अंग्रेज सवार ने गुल मोहम्मद के आ पहुंचने के पहले ही तलवार का वार रानी के सिर पर किया। वह उनकी दाईं ओर पड़ा। सिर का वह हिस्सा कट गया और आंखें बाहर निकल पड़ी। इस पर भी उन्होंने अपने घातक पर तलवार चलाई और उनका कंधा काट दिया। गुल मोहम्मद ने उस सवार के ऊपर कसकर अपना भरपूर हाथ छोड़ा। उसके 2 टुकड़े हो गए। बाकी 2-3 अंग्रेज सवार बचे थे, उन पर गुल मोहम्मद बिजली की तरह टूटा। उसने एक को घायल कर दिया।
दूसरे के घोड़े को लगभग अधमरा कर दिया। वे तीनों मैदान छोड़कर भाग गए। अब वहां कोई शत्रु न था। जब गुल मोहम्मद मुड़ा तो उसने देखा रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को साधे हुए हैं। दिन भर के थके मादे, भूखे प्यासे, धूल और खून में सने हुए गुल मोहम्मद ने पश्चिम की ओर मुंह फेर कर कहा, खुदा पाक परवरदिगार रहम रहम। रघुनाथ सिंह और देशमुख ने रानी को घोड़े पर से संभाल कर उतारा। रघुनाथ सिंह ने देशमुख से कहा, एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। अपने घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। सूर्यास्त होना ही चाहता है। देशमुख का गला रुधा था। बालक दामोदर राव अपनी माता के लिए चुपचाप रो रहा था। रामचंद्र ने पुचकार कर कहा, इनकी दवा करेंगे, अच्छी हो जाएंगे, रो मत। रामचंद्र ने रघुनाथ सिंह की सहायता से रानी को संभाल कर अपने घोड़े पर रखा। रघुनाथ सिंह ने गुल मोहम्मद से कहा, कुंवर साहब, इस कमजोरी से काम और बिगड़ेगा। याद कीजिए अपने मालिक ने क्या कहा था, अंग्रेज अब भी मारते काटते दौड़ धूप कर रहे हैं। यदि आ गए तो रानी साहब की देह का क्या होगा। गुल मोहम्मद चौंक पड़ा। साफे के छोर से आंसू पोंछे, गला बिल्कुल सूख गया था। आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सब द्रुतगति से बाबा गंगा दास की कुटी पर पहुंचे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये उपन्यास का अंत भाग समाप्त हो रहा है। आप लोगों से एक अपील है कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जहां आपको बहुत सी कहानियां सुनने को मिल जाएगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। धन्यवाद।